प्रधानाचार्य महोदय, प्रोफेसर लोग देखिपारे जे बेसी छात्रा मैंने अच्छा देखिक भल लगुच आलोचना करुँच मोर ओडियार अभ्यास नाई। मु 10 मासर थी से मो माँ बापा से माने बनारस चली वर्षे 3 मास 2.5 मास गरम छुट्टी दिन में अनुगुल आसुली कटक आसुली से जिते शुणी से माने ओडिया से बेसी अभ्यास ना कहबार। तो मु भावी जे माने मु भंगा ओडिया कि हिंदी दुईटा माने ये उसको स्वीकार करेंगे। ये मैं ये बातचीत थोड़ा गांधी जी, आप लोग हाथ उठाइएगा। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है जो जानते हैं? हाथ ऊपर। महात्मा गांधी की उठाओ बेटा, संकोच मत, कैसे हाथ ऊपर करो। दो हाँ जन झील देखी हाथ, ठीक है। 2 लोग बताइए, आप बताइए। संकोच कर रही है जे हाथ टेकी थिले से वो नहीं वो ओडिया रे भी सही सेमतिया ना थी। गोपबंधु चौधरी अनुवाद हाँ ये तो शिक्षक लोग बोल दिए। मैंने बच्चों से पूछा था, 2 लड़कियां हाथ उठाई भी हैं। तो सत्य के प्रयोग उनके उसका तो 2 लोग नाम बता रहे हैं, तो इसका मतलब पढ़ा भी नहीं होगा। ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, इतना ईमानदारी से बताइए। पढ़ी ना ओडिया रे भी अच्छी हैं। और गोपबंधु चौधरी हैं, नवकृष्ण चौधरी तो बड़ा भाई से अनुवाद करथिले एकदम स्वतंत्र आजाद माने स्वतंत्रता पूर्व अनुवाद करथिले। ओडिया रे मिलुची से बहीटा पढ़ा उचित। तो अगर कहीं मिलता है तो आप लोगों को उसको सत्य के प्रयोग या सत्य प्रयोग जो भी ठीक है। तो दूसरा सवाल शायद ये 2 लोग जवाब दिए, उससे ज्यादा लोग जवाब देंगे। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नाम किसने दिया? राष्ट्रपिता कह के पुकारा। मैं जनरल ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेवल का अंदाज लगेगा। कोई अगर जानते हैं, पहले विद्यार्थी लोगों को चांस मिलता है। छात्र छात्रा में से गांधी को के जातिर पिता बोले ना देते राष्ट्रपिता किसने? हाँ अनुमान अरे गलती भी हो सकता है भाई, ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। क्या बात। और सुभाष बाबू का उड़ीसा से संबंध है, ये तो जानते हैं आप लोग। कटक में उनका जन्म हुआ, ठीक। तो हम शुरू इससे करेंगे। लगभग दुनिया के हर देश में गांधी जी की प्रतिमा है। ये भी आप लोगों को एक मोटा मोटी अनुमान होगा कि प्रतिमा लगी, लेकिन वो सब प्रतिमा आप देखेंगे या फोटो भी देखेंगे, कहीं हिंदी में असुविधा होगी तो एकदम हाथ उठा दीजिएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है। तो हाँ, तो कोर्ट में जाइए, पुलिस थाना में जाइए, गांधी जी का फोटो रहता है। वो दुनिया भर में मूर्ति भी है। रूस, अमेरिका, छोटे छोटे देश में भी अब गांधी जी की प्रतिमा लगभग दुनिया के सभी देशों में है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ज्यादातर प्रतिमा वृद्ध गांधी जी की है। ये आप लोगों ने देखा कि नहीं? बूढ़ा लोग, युवा नहीं है। वो जब
कहानी तो थोड़ा बहुत गांधी जी का आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं यहाँ कहानी नहीं सुनाऊंगा, कुछ विशिष्ट बात मुद्दों को आपके सामने रखूंगा। तो वो जब इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, फिर दक्षिण अफ्रीका गए, फिर 1915-16 में वो यहाँ आ गए। तो जैसे स्वामी विवेकानंद अमेरिका से आए तो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, वैसे गांधी ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया, यहाँ के समाज के बारे में। और उनके जो गुरु लोग थे, गांधी से जो ज़्यादा उम्र में लोग थे, गोखले थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, मदन मोहन मालवीय थे, ये लोग सब महात्मा गांधी से उम्र में बड़े थे। तो उन लोगों ने, गोखले ने भी सुझाव दिया था कि पहले घूमिए। साधारण जनता उतना नहीं जानती थी कि अफ्रीका में ये क्या करके आया है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नेता लोग थे उस जमाने के, वो लोग जानते थे। ठीक है, तो वो जब आए 1869 में उनका जन्म हुआ था, तो ये आप जोड़िए कि जब 1915 में आए तभी तो वो 46 साल के थे, माने यहाँ जब आए। तो एक तो मेरा ये कहना है कि केवल बूढ़ा आदमी जो दिख रहा है वो हमारे हिसाब से बूढ़ा नहीं है। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तय करना होगा कि युवक युवती कौन है, कौन होता है, उसका क्या गुण है। तो नंबर 1 पे अभी मैं आपके अध्यापक लोगों से पूछ रहा था कि जिसके अंदर कोई कठिन काम करने का, रिस्क उठाने का साहस है, वो नौजवान है, बूढ़े लोग नहीं वो करते। उन लोगों की तरह से जो लड़के लड़कियां हैं, उनके दिमाग में रहता है कि हम रिस्क उठा सकते हैं। तो हम मानते हैं कि गांधी के अंदर भी ये गुण था। भले हम लोग बूढ़ा फोटो देखते हैं, बूढ़ा जमाने का मूर्ति, वो अफ्रीका में जो ट्रेन से फेंक दिया था उसका भी आपको चित्र या फोटो ज़्यादा नहीं मिलता है। जो पहली बार उनको फर्स्ट क्लास का, कहानी आप लोग सब सुने होंगे, फर्स्ट क्लास का टिकट था गांधी के पास, तो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे एक गोरा आया, उसने कहा और कंडक्टिटी ने उनको बाहर कर दिया, जबकि वो कह रहा है कि मेरे पास टिकट है। ठीक है, तो धक्का दे करके बाहर कर दिया। उसका भी उनके जीवन में एक असर पड़ा, और जो पहला सफल संग्राम उन्होंने किया वो अफ्रीका में किया। ठीक है, और वो ऐसा ही था, नागरिकता को लेके था। हमारे देश से, तमिलनाडु से, गुजरात से, हिंदी वाले इलाका से अफ्रीका में बहुत सारे लोग थे। अभी मैं उनके जीवन के कहानी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये नागरिकता को लेके अंग्रेज लोगों ने शर्त दी, जैसे अभी नागरिकता का यहाँ भी बहस है, उसी तरह का वो था। और उसमें होली जलाना, जेल जाना, ये सब दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग हुआ। ठीक है, अच्छा, अब एक गुण हो गया रिस्क उठाना। दूसरा गुण क्या है नौजवान का? देखिए, ये सीनियर लोग बुरा नहीं मानेंगे। दूसरा गुण है कि अपने ऊपर वाले जनरेशन का, ठीक है भाई, माँ बाप सबका, गुरुजन सबका सम्मान कीजिए, लेकिन नौजवान लोग आंख मूंद करके उनकी बात नहीं मानते। देखिए, अब ताली नहीं बजी, रिस्क वाले में तो बजी, संकोच होगा ना, गुरुजन लोग बैठे हुए हैं। तो नौजवान आंख मूंद करके स्वीकार नहीं कर लेता है, उसको पहले प्रयोग करता है कि बात सही है नहीं है। ये दूसरा एक गुण है। हम मानते हैं कि गांधी के अंदर ये गुण भी था। अब अभी आप लोग जो अंडर ग्रेजुएशन में जाओगे, इकोनॉमिक्स वगैरह जो पढ़ोगे, तो गांधी जी के गुरु की तरह से मान लीजिए दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, नाम सुना है दादा भाई नौरोजी का? आप लोग कुछ लोगों ने सुना है ना? नहीं भी सुना है तो ये जानिए कि उन्होंने हमारे देश की गरीबी के बारे में सबसे पहले वो विस्तार से अध्ययन करके, और वो इंग्लैंड के संसद में भी गए थे दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने भारत की दरिद्रता के बारे में
कि कैसे साम्राज्यवादी लूट हो रही है, इसके बारे में गांधी ने भी जो किताब पढ़ा था वो दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जब आप लोग जाएंगे, अगर अध्ययन कोई इकोनॉमिक्स भी बहुत लोग पढ़ेंगे, तो ये एक बहुत जरूरी चीज होगी। और अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जिसको हो सकता है कल्पना किया हो, लेकिन बहुत से लोगों के सामने नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जानते हैं, वहाँ के लोगों के चमड़ी का रंग क्या है? गोरा है, ठीक है, लेकिन गोरा लोग वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। ये आप लोग जानते हैं, जैसे हमारे देश के लोगों को काला पानी के लिए, आपके ये वीर सुरेंद्र साई जो थे, उनको काला पानी का सजा हुआ था ना, तो कहाँ था? अंडमान में था। वैसे ही इंग्लैंड वाले लोग अपने यहाँ के अपराधी को या जिनको लोग देश विरोधी मानेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजते, और वहाँ के मूल निवासी लोगों को खत्म, लगभग अब एकदम म्यूजियम की तरह से थोड़े से लोग बचे हैं। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे तो एक खिलाड़ी था, बड़े बाल वाला गेंद फेंकता था, वो था, नहीं तो एकदम माने नहीं के बराबर मुख्य धारा में। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अमेरिका आप अगर सोचेंगे सब गोरे लोग हैं, ज्यादातर, कुछ अश्वेत लोग भी हैं जो अफ्रीका से लाए गए थे, काले लोग, तो वो हैं, लेकिन क्या वही वो लोग क्या वहाँ के मूल निवासी? वो लोग 500 साल पहले से नहीं थे, ठीक है। कोलंबस की कहानी आप लोग जानते हैं, वो भारत खोजने के लिए निकला था, वहाँ पहुँच गया, उसके बाद निर्मम तरीके से जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको बहुत क्रूर तरीके से खत्म किया गया, जिंदा जलाया गया, ये सब किया गया। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, सब जगह का ये हाल है कि कहीं पुर्तगाल से, स्पेन से, माने यूरोप के जो गोरे लोगों के थे, इन लोगों का वहाँ पर जिसको कहते हैं उपनिवेश, कॉलोनी, ये इन देशों में बना। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? ये इसीलिए दे रहा हूँ कि आज जो इंग्लैंड है, यूरोप है, अमेरिका है, इनका जो समृद्धि है, हमारे देश में भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी सोचते हैं हमको भी इंग्लैंड और अमेरिका जैसा होना चाहिए। वो लोग कैसे हुए हैं ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और गांधी जी ने इस चीज को समझा था कि बिना दूसरे देश को लूट के ये समृद्धि नहीं आई। और केवल दूसरे देश को लूटने का बात नहीं है, अपने देश के अंदर भी शोषण होता है। प्राकृतिक संसाधन पश्चिम उड़ीसा में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसका लाभ जो है वो पता चलता है कि भुवनेश्वर, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन सब में जो विशाल विशाल मकान है, वो कहीं न कहीं ये अपने देश के अंदर जो ये पॉकेट हैं, उन पॉकेट के शोषण से ये समृद्धि आई है। ये अच्छी तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है और समझा जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, ये चर्चा इसलिए शुरू किया हूँ कि देखिए, हम जो मूल बात गांधी की मानते हैं कि ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े उद्योग हैं और ये सब है, ये आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के बारे में, उसके विकल्प के बारे में गांधी जी ने सोचा था। अब मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। ये आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था का गुण क्या है? दो चीज हम कहेंगे, एक स्पेस, एक टाइम, माने स्थान और समय। इन दोनों चीज को खत्म करके ये आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है। एक रेड इंडियन सरदार था, चीफ था,
अमेरिका का। रेड इंडियन माने अमेरिकन, जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी, बहुत कम लोग बचे हैं अभी। तो उनका एक सरदार कहता है ये हम लोग आधुनिक व्यवस्था वालों को कि तुम्हारा सिस्टम हमारे नाती पोते का हिस्सा खाता है। ध्यान दीजिए, बुझल से कहते जे तुमर सिस्टमटा आम नाती मानक जो तांकर जोटा अधिकार सेटा भी आमे निजे खाई नौ। ठीक है, तो ये क्या है? ये है टाइम का जो फैक्टर है, जो हमको 50 साल बाद खाना चाहिए था, उसको हम खा जा रहे हैं इस सिस्टम की समृद्धि के लिए। तो ये नंबर एक। और दूसरा है स्पेस, स्थान। तो स्थान का दूरी भी ये आधुनिक व्यवस्था में खत्म हो गया। आप लोग सब ये पढ़ते होंगे, अगर क्लास में नहीं पढ़ते होंगे तो अखबार में पढ़ते होंगे कि विदेशी पूंजी निवेश कितना जरूरी है। ये चर्चा होता है ना कि विदेश। अब मैं ये शिक्षक छात्र दोनों समूह से पूछ रहा हूँ, कल हम लोग ने चर्चा भी किया, भारतवर्ष में ये प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किस देश ने सबसे ज़्यादा अभी किया हुआ है? कोई अगर अनुमान लगाए तो हाथ उठाइए। शिक्षक लोग भी उठा सकते हैं। नहीं, अनुमान नहीं है, अनुमान सिर्फ बताइए। इन्वेस्टमेंट बेसी भारत तो ये एकदम गलत है। हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ, बड़ा आश्चर्य होगा। एक देश है मॉरिशस, इतना छोटा सा देश है, नक्शा में देखिएगा तो अफ्रीका के बगल में द्वीप है। मॉरिशस का नंबर 1 स्थान है विदेशी पूंजी निवेश। आप पता कर लीजिए, ये सब सरकारी डेटा है। क्यों है? क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत का एक समझौता था कि दोहरा डुअल टैक्सेशन नहीं होगा। तो टैक्स बचाने के लिए भारत के स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी जब वो करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और वो नाम के लिए मॉरिशस में है, कोई वहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन है, उसका फायदा मिलता है इन लोगों को यहाँ टैक्स बचाने। और इसीलिए नंबर 1 वो है। आप लोग इसको राजनीतिक मत मानिएगा, ये सच्चाई है कि गौतम अडानी साहब जो अभी देश और दुनिया के बड़े पूंजीपति हैं, उनके भाई का भी ऐसा कंपनी है। वो माने ये जो शेल कंपनी इसको कहते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये अभी मध्य वर्ग में, पढ़े लिखे लोगों में, सब में ये रहता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना जरूरी है। तो इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जो आम धारणा है वो यही है कि जरूर अमेरिका का होगा। ठीक है, और अभी तो जो हालत है, और थोड़ा बहुत आप लोगों को, हम लोगों को सबको चिंता करना चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका हम लोग का हाथ मोड़ रहा है, अभी खेती में खोलने के लिए बोल रहा है, पशुपालन में खोलने के लिए। तो आपको मैं एक छोटा सा चीज बता के ये विषय पर फिर दूसरा लूँगा कि एवरेज सब कोई जानते हैं, आप लोग के घर में भी खेती बाड़ी होता होगा कि 1-1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया से ज़्यादा भारत के किसान का साल में एवरेज कमाई उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और अमेरिका में खेती से जुड़े जो हैं उनका एक साल में 25 लाख रुपया सब्सिडी है, गवर्नमेंट देती है। वहाँ गाय पैदा करेंगे, और वो लोग तो गाय सुअर ये सब खाते हैं, वो मीट के लिए ज़्यादा, दूध से ज़्यादा तो मीट के लिए भी वो करते हैं। तो एक एक गाय के पीछे, सुअर के पीछे कोई भी जो अनाज पैदा कर रहे हैं। और वहाँ दूसरी बात कि सैकड़ों एकड़ का फार्म है, कंपनी लोग खेती करती है, हेलीकॉप्टर से बीज वो कर रहे हैं, अंतर है। ठीक है,
ये सब होकर सरकार के ऊपर अभी तक सरकार नहीं झुकी है। सरकार के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि आप ये पशुपालन माने जो डेयरी प्रोडक्ट है इसमें, और जबकि हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय भारतवर्ष में रही है, और हमारे यहाँ अगर आएगा और इतना ज़्यादा सब्सिडी वाला आएगा तो कैसे यहाँ का किसान और जो पशुपालक है उसका हालत क्या होगा, जरा कल्पना कीजिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये है। अब मैं जो गांधी जी की चीज़ हम लोग को याद रखनी चाहिए वो ये है कि अभी लोग मानते हैं कि खूब प्रोडक्शन होना चाहिए, माने अंग्रेजी में बोलते हैं मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन समझ रहे हैं, बहुत बेसी उत्पादन, ठीक है। तो गांधी जी थोड़ा फर्क करते थे कि हमको मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेस चाहिए, माने जनता के द्वारा उत्पादन होना चाहिए, उससे बेरोजगारी खत्म होगी, उससे गरीबी खत्म होगी। मास प्रोडक्शन तो मैं उद्योगपति हूं, मैंने खूब प्रोडक्शन कर लिया तो मैं पैसा वाला बना, आम आदमी उससे पैसा वाला नहीं बना, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश में भी कई कानून थे, जो कानून ये प्रोडक्शन बाय मासेस माने आम जनता के द्वारा उत्पादन, इसके लिए थे। मैं उदाहरण दूंगा, 1977 में एक कानून बना, जनता पार्टी पहली बार केंद्र में बिना कांग्रेस की सरकार आई, तो उस समय बना कि 12,000 सामान ये केवल स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में ही बनेगा, कुटीर उद्योग में ही बनेगा, छोटे उद्योग में ही बनेगा, इसको बड़े पूंजीपति लोग बनाने पर रोक था। लेकिन धीरे धीरे वो लिस्ट खत्म होता गया और अभी 2014 के पहले 20 आइटम बचा था। वो 20 आइटम आप लोग याद सुनिए ध्यान से। दिया सलाई, मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती तो जान रहे हैं। फिर आइए अचार जो ये आम तेतुली ये सब चीज का अचार, हाँ पिकल, जो अंग्रेजी में पिकल लेकिन उड़िया में भी अचार ही कहते हैं, हाँ, हिंदी में भी अचार कहते हैं। तो अचार, ये फर्नीचर, ये सब चीज स्मॉल स्केल में, स्टेशनरी, ये कॉपी, रजिस्टर, नोटबुक, ये सब चीज, ये जो 20 आइटम बचा था इसमें ये सब था कि ये केवल स्मॉल स्केल में ही बनेगा। ये पार्लियामेंट से पारित कानून था, लेकिन आज क्या है कि वो जीरो हो गया है, कोई उनको संरक्षण नहीं है। तो वो संरक्षण नहीं होगा तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मतलब नहीं होता है कि खाली सरकारी नौकरी। हमारे देश में सबसे बड़ा रोजगार क्या है? खेती है, ठीक है। खेती के बाद नंबर 2 पे क्या है? ये हैंडलूम है। अभी ये जो आप लोग अंगवस्त्रम उत्तरी दिए, ये हैंडलूम है, दुनिया में प्रसिद्ध हैंडलूम है, संबलपुर वाला संबलपुरी ये है, ठीक है। और ये आप इसको ईश्वर की कृपा कहिए या इन लोगों की कृपा, ये अभी तक बचा हुआ है। मैं बनारस में से आता हूँ, बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन हालत खराब है। तो उसको भी समझिए आप लोग, अच्छी सरल चीज है, समझ जाएंगे आराम से। हैंडलूम रे तंती माने जूता साड़ी मुड़ू झिले 10 दिन 12 दिन में एक साड़ी बनता था, हैंडलूम। और घर घर में बनारस में वो हैंडलूम था। लेकिन बनारसी साड़ी का ऐसा टेक्निक है कि अब वो पावर लूम में भी बनता है। ये प्रिंसिपल साहब या मेरे सामने एक पावर लूम का साड़ी रख देंगे, एक हैंडलूम का रख दे, हम लोग तफात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अंतर तो हुआ।
एक दिन में 3 साड़ी पावर लूम में बन रहा है और 10 दिन में 1 साड़ी बनता था। तो ये वीवर लोगों का, बुनकर लोगों का क्या हालत होगा आप समझिए। खेती के बाद नंबर 2 था ये वीविंग, हैंडलूम, नंबर 2 रोजगार था, ठीक है। नंबर 3 में ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था। वो सारे चीज अभी पिछले 20-25 साल में बहुत तेजी के साथ खत्म हुआ है। तो ऐसे में मैं एक दो समय का भी बताइएगा। हाँ, आप एक प्रिंसिपल साहब और ये पुराने प्रिंसिपल साहब हमको कहे 40-45 मिनट का पीरियड होता है, उतना बोलना। ये हमारे गुरु लोगों में से है, सीनियर हैं। तो कितना अभी है समय? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये प्रोडक्शन ऑफ बाय मासेस जो है हमारे देश के बेरोजगारी का समाधान उससे है। देखिए, हमारे एक नेता थे, यही ये आपके राजेंद्र कॉलेज से पढ़े थे, किशन बाबू, किशन पटनायक। कोई जरूरी नहीं है कि आप नाम सुने हो, लेकिन हम लोगों के गुरु ये लक्ष्मण भाई के, हम लोगों के सबके गुरु वो थे। और 62 से लेके 67 तक हमारे देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसके सदस्य थे, ठीक है। तो उनका जो है मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ। वो हम लोगों को जब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते थे तो ये कहते थे कि देश के पूरे पॉपुलेशन का जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता के लिए आप पैदा नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। आप एयर कंडीशनर बनाएंगे, उससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आप और भी चीजें इस तरह की जो एकदम महंगी कार बनाएंगे, उससे इस देश की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दूर होने वाला है। तो किशन बाबू समझाते थे कि जनता की क्या आवश्यकता है। जनता की आवश्यकता शिक्षा है, इसीलिए शिक्षक होना चाहिए। और शिक्षक आज भी आपके यहाँ भी अभी ये बता रहे थे कि मैं टीचर्स का ट्रेनिंग करता हूँ, भाई साहब बता रहे। तो आज भी बीए के बाद आप क्या सोचते हैं कि भाई बीएड कर ले, बीटीसी कर ले। बीटीसी उड़ीसा में भी है शायद, नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज। अच्छा, पहले था। तो बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के शिक्षक सिटी हो गया। अच्छा, तो अलग अलग नाम है, लेकिन है। तो ये एक जरूरी पढ़ाई है। क्यों? क्योंकि आज भी शिक्षक की आवश्यकता देश में है, ठीक है। तो किशन बाबू इस चीज को समझाते थे कि जो आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान है, ये सबकी आवश्यकता है, तो कपड़ा में भी फिर हम आएंगे। तो आप अगर हैंडलूम को महत्व देंगे, मुझको एक चीज बहुत सुंदर लगा। मैं बरगढ़ से यहाँ बस से आया और आपके कॉलेज पे मैं वो डिमांड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने देखा कि बहुत से कॉलेज की लड़कियाँ जो है वो संबलपुरी कुर्ता में, ठीक है, वो यूनिफॉर्म था, सबका समान था, लेकिन वो संबलपुरी का था। ये देख के मुझको इसलिए प्रसन्नता हुई कि कहीं ना कहीं हैंडलूम को बढ़ावा मिला, ठीक है। और ये दूसरे जगह नहीं है, ये पश्चिम उड़ीसा में ही होगा, ये कटक में भी नहीं होगा, भुवनेश्वरपुरी में भी नहीं होगा, है। हाँ, जो वो संबलपुरी है मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा, हाँ, यहाँ भी कई बच्चों का है, ये कई लोग हैं, देख लिया मैंने। हाँ, अच्छा, ये अच्छा, वो फर्स्ट ईयर के बच्चे, ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इन चीजों का संबंध है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आचार्य कृपलानी का नाम ये शिक्षक लोग सुने होंगे, बच्चे लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आचार्य कृपलानी ने आज़ादी के पहले से खादी के लिए बहुत काम किया, ठीक है।
तो उनके एक शिष्य थे कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी बहुत सीनियर कांग्रेस नेता थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर भी थे। तो इमरजेंसी में आए और आचार्य कृपलानी जी ने कमलापति को कहा कि तुम तो रेलवे मिनिस्टर हो, बहुत बड़े थे उम्र में, तो कहा तुम रेलवे मिनिस्टर हो, तुम अगर चाहो तो खादी का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते। आप जानते हैं एयर कंडीशन डब्बों में चादर होता है, और रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सरकारी सेक्टर था, अब नहीं, अब खत्म हो रहा है, सब आउटसोर्सिंग हो रहा है। तो उसमें अगर आप यूनिफॉर्म खादी कर दीजिए, ये कृपलानी जी ने, मैं बाई चांस सुन रहा था और कमलापति जी तो सुन रहे थे, उनका बेटा एकदम गर्म हो गया, लोकपति, और छोड़ के। खैर ये बच्चों को क्या इससे मतलब है, मैं ये कह रहा था कि कपड़ा है, भोजन है, तो भोजन के मामले में भी हम लोग को ये गर्व होना चाहिए। एक छोटा सा वो करके समाप्त करूंगा। एक समय था आज़ादी के बाद भी अन्न स्वावलंबन नहीं था। 60s तक में ऐसा बहुत देश का बड़ा भाग था जहां मरुड़ी, सूखा, अकाल पड़ता था, और ये हालत हो गई थी कि 60s के ही मध्य में हमको बाहर से गेहूं, अनाज, खाने का तेल भी ये मंगाना पड़ता था। और ये एक बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर रोटी के मामले में आप दूसरे पर अवलंबित हो गए तो आपकी आज़ादी भी छिनेगी। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे देश के किसानों के कारण अन्न स्वावलंबन हो गया। अब हमको बाहर से चावल, गेहूं मंगाने की जरूरत नहीं है। उस समय का एक छोटा सा, एक 2 अक्टूबर को पैदा और एक जने हुए थे, जानते हैं ना, लाल बहादुर शास्त्री। वो जब प्रधानमंत्री थे तो ये चल रहा था, PL 480 में आ रहा था गेहूं और ये सब, तो चिंतित थे। आप ये सीनियर लोग जो है, ये लक्ष्मण भाई टाइप, और बाकी शिक्षक लोगों को भी नहीं याद होगा, पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन ये हम लोग थे, हम लोगों को याद है कि उस समय शास्त्री जी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन आप अन्न मत खाइए। ये प्रतीकात्मक कार्यक्रम प्रधानमंत्री दे रहा है, एक दिन सप्ताह, याद है ना लक्ष्मण भाई, कि आप गेहूं चावल नहीं खाएंगे, आप आलू खा लीजिए, फल खा लीजिए, कुछ भी एक दिन। ये एक प्रधानमंत्री ने बोला, ये दिखाने के लिए कि भारत की जनता और किसानों के दिमाग में हो जाए कि हमको स्वावलंबी बनना है। ये इसके लिए शास्त्री जी ने वो चीज ये एक किया था। बाद में तो हो गए, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय इतना दबाव पड़ता है कि नहीं, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। और जबकि हम लोगों का मूल साधन है खेती, मूल रोजगार है खेती, उसमें सरकार नीति अगर बनाती कि अरे खेती पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, इसको संख्या को कम करो, वो कोई गवर्नमेंट हो, किसी बड़ी पार्टी का सरकार हो, वो अगर ऐसा सोचती है तो कहीं न कहीं वो हम लोग गांधी जी के कल्पना से उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अंत में एक मुद्दा और कहूँगा। आज अभी प्रिंसिपल साहब से चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि अभी मेरा ख्याल है कि 20-25% से ज़्यादा लड़के नहीं हैं ये कमरे में। सही बात है ना? तो एक तरह से खुशी की बात भी है, लेकिन तब भी सोचना चाहिए कि ये लड़के लोग क्यों अदृश्य हैं भाई। नहीं नहीं, ये मजाक का बात नहीं है। मैं झारखंड में गया था, वहाँ भी एक कॉलेज में बोल रहा था, वहाँ भी मैंने देखा कि छात्राएं ज़्यादा थी। तो पता चला, जो उसमें गहराई से पता करने लगे तो मालूम हुआ कि छात्र लोग जो लड़के हैं वो चले गए हैं सूरत, वो चले गए हैं फरीदाबाद,
वो चले गए हैं गुड़गांव काम करने के लिए। छोटा मोटा वो शिक्षा को छोड़ करके वो काम करने। मेरे पिताजी का गांव सूरत जिले में है। कोई भी आज सूरत सुनो गुजरात का शहर है और वहाँ उड़िया बोलने वाले कटक भुवनेश्वर से ज़्यादा है और उड़िया का अखबार निकलता है सूरत में। और कोई बड़ा दुर्घटना अगर हो जाता है ना तो ट्रेन भर भर के लोग वापस आते हैं। प्लेग हो गया था, आप प्लेग का आप लोगों को याद होगा, कभी भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो ये सब वापस आते हैं। तो इसलिए लड़के नहीं हैं, उच्च शिक्षा में नहीं है। उच्च शिक्षा में लड़कियां हैं, ये बहुत खुशी की बात है और होना भी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं गांधी जी का उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा। और अभी मैंने ये उत्कल गांधी स्मारक निधि के डॉक्टर विश्वजीत से फ़ोन पे बात किया, तो एक छोटी सी किताब है, अभी तो मेरे पास आप लोगों को दे दिए शायद, हिंदी वाला जो था वो रचनात्मक कार्यक्रम उसका नाम। तो ओडिया रे अनुवाद ही थी किंतु आउट ऑफ प्रिंट एखड़ी मैंने मिलू नहीं। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग छापेंगे। वो विश्वजीत राय से बात हो रही थी। तो वो किताब अगर मिले तो मुश्किल से 10-15 रुपए की होगी। आपको लाइब्रेरी में आत्मकथा भी मंगाना चाहिए, वो रचनात्मक कार्यक्रम भी पुस्तिका मंगाना चाहिए। उसमें जो बातें हैं, एक दो छोटी छोटी बातें कहेंगे। स्त्रियों के बारे में जब कहा गांधी ने कहा कि परिवार के में जो अंधकार है, उस अंधकार में से सत्याग्रह में, माने राष्ट्रीय आंदोलन के, मुझको पता है, आप लोग भी को भी जाना है। अभी ये लोग ये बार बार महादेव देसाई, नवकृष्ण चौधरी कह रहे थे ना, तो उनके ऊपर जितना अधिकार आपका है उतना ही मेरा है। देश के लिए वो लोग इतना अच्छा काम किया और हम लोग का कोई तुलना नहीं है उन लोगों से। और आपको भी गर्व होना चाहिए। महादेव देसाई जेल में गांधी जी की गोद में मर गए। 9 अगस्त को भारत छोड़ो का आह्वान किया, 15 अगस्त 1942 में वो जेल में मर गए। गांधी जी ने उनको मुखाग्नि दिया, उनका बेटा जेल में नहीं था, माने मेरे बाप जेल में नहीं थे। तो ये लोग, वो गांधी ने कहा कि ये देश के लिए शहीद हुआ, ठीक है, जेल के अंदर मरे। नवाबू जिस तरीके से छोड़ के विनोबा जी के साथ सर्वोदय आंदोलन में लग गए, गोबंधु चौधरी तो पहले से थे, लेकिन ये छोड़, वो ऐसा झगड़ा नहीं था कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुमत खत्म हो गया हो, किसी और का, ये नहीं था। वो अपने से भूदान आंदोलन में चले गए। तो ऐसे लोगों पे हम लोगों को सबको, मालती देवी संविधान सभा, संविधान समय साथ हो गया हमारा, अच्छा, तो हाँ वॉल्यूम थोड़ा हम कम कर, हाँ समाप्त भी कर रहे हैं। तो संविधान सभा में जो देश का संविधान बना से धीरे धीरे मालती देवी, लेकिन उसी समय नुआखाली में दंगा हो गया, रायट हो गया, क्या कहते हैं, सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक। तो गांधी ने कहा कि तुम छोड़ करके आ जाओ। तो कहे कि हम कैसे छोड़ के आ जाए। वो पहले उड़ीसा का पीसीसी प्रेसिडेंट थी, उसके बाद उसमें गई संविधान सभा में। तो गांधी ने कहा कि नहीं, मैं सरदार पटेल से बात कर लूँगा, यहाँ पर तुम्हारी ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है, तो उसको शांत कराने के लिए। तो वो इस्तीफा, उसका दस्तखत नहीं है। अभी भी लोग फोटो लगा देते हैं कि कौन महिलाएं थी, तो मालती देवी का लगाते हैं, लेकिन मैं खुद मालती देवी के उससे सुना हूँ। जब 25, अभी तो 75 साल हो रहा है ना, 25 साल जब संविधान का हुआ था, तो ऑल इंडिया रेडियो वाले अनुगुल में आए थे, तो वो बताती थी कि हम लोग तो कुछ नहीं, अम्बेडकर पूरा समझाते थे, एक एक धारा में कोई प्रॉब्लम होता था तो बाबा साहब समझाते थे। हम लोग तो बैक बेंचर थे। आज भी क्लास में जो पीछे की लाइन में बैठता है तो लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो वैसे ही कहे कि वो सभा में हम लोग बैक बेंचर थे।
तो मैं ये सब उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि इन लोगों का सबका योगदान है, आप लोगों का भी होना चाहिए। और अंत में फिर से कहूँगा कि आप लोगों की तरह से हम लोग महात्मा गांधी को भी नौजवान मानते थे। और एक आखिरी बात, अभी थोड़ा सा तुम लोग अध्ययन करोगे तो पता चल जाएगा कि दुनिया में कोयला लिमिटेड है, बॉक्साइट लिमिटेड है, माने सीमित है, ठीक है। आयरन और जिससे लोहा बनता है, स्टील बनता है, वो लिमिटेड है। तो बीएससी लेवल पे चले जाओगे तो कोई जियोलॉजी का अध्यापक बता देगा कि ये कोयला 30 साल है, ये इतने साल के, ये सबका सीमा पता है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया को अगर बचाना है तो गांधी का रास्ता आपको लेना है, और कोई चारा नहीं है। ये अभी आप लोग ये सब खाली मजाक नहीं, जलवायु परिवर्तन वास्तविकता हो गया है। अमेरिका में लोग गर्मी से, यूरोप में गर्मी से मर रहे हैं लोग, ठीक है, हालत खराब है। लेकिन उसमें भी ऐसे लोग हैं, वो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता मैं नहीं मानता जलवायु परिवर्तन, मुझको जितना प्रोडक्शन करना होगा वो मैं करूँगा। तो ये परिस्थिति दुनिया की बहुत गंभीर है, और हम ये मानते हैं कि इसका विकल्प भी वो है जो गांधी ने दिखाया है। आप लोगों को सबको धन्यवाद।